वेलकम टू नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री के डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉप 30 क्वेश्चंस को। ये ऐसे टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हमने इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर है उनको काफ़ी एनालाइज करके बनाया है, और ये सभी क्वेश्चन जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अगर आप चैनल पे नहीं हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनायन ऑफ मैग्नीज इन विच इट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल्स टू इट्स ग्रुप नंबर। मेरी यहाँ पर पूछा गया है मैग्नीज का एक ऐसा ऑक्सो आयन आपको बताना है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के इक्वल हो। तो इसका आंसर हमारा जाएगा MnO4, जो कि हमारा मैग्नेट आयन है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगी 7, और जो मैग्नीज है वो ग्रुप 7 का ही एलिमेंट है। हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पर x कंसिडर कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो 4 की यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है। तो मल्टीप्लाई करते -8 आ गया, और जो चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है ये इक्वल में पहुँच जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। 7 ऑक्सीडेशन नंबर है और 7 ग्रुप में ही ये प्रेजेंट है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो MnO4 माइनस हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पर ऑक्सो एनायन की जगह पर ना कर ऑक्सो कंपाउंड लिखा हुआ आ सकता है। अगर ऑक्सो कंपाउंड लिखा आ जाए तब आपका आंसर जो होगा वो KMnO4 लिया जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी इसी के जैसा ही है। यहाँ पर पूछा गया, राइट द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्सो एनायन ऑफ क्रोमियम इन विच इट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। मीन यहाँ पर आपके क्रोमियम के बारे में पूछा गया है कि क्रोमियम का कोई आपको ऐसा ऑक्सो एनायन बताना है यहाँ पर जिसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर के इक्वल हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर Cr2O7 मीन डाइक्रोमेट जो हमारा आयन है, डाइक्रोमेट आयन में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर यहाँ पर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा +6, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर भी +6 आएगा, और यहाँ पर जो इसका ग्रुप नंबर होता है वो भी क्या होता है, 6 ही होता है। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर भी 6 है और ऑक्सीडेशन नंबर इसका वो भी 6 है। तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन यहाँ पर लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर आ जाए कि यहाँ पर ऑक्सो एनायन की जगह पर आ जाए कि कंपाउंड बताना है आपको, मीन क्वेश्चन आ जाए राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सो कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, तब आप यहाँ पर K2Cr2O7 लिख सकते हैं। K2Cr2O7 यहाँ पर लिखा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन की स्ट्रक्चर बनानी है। डाइक्रोमेट होता है Cr2O7, तो Cr2O7 की स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाई जा सकती है। आप स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेंगे, बनाकर देख लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमने फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर ली है। ये स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना के दिखाई है, और परमैग्नेट आयन की स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। तो आप दोनों स्ट्रक्चर देख लेंगे किस तरीके से ये बननी है, और दोनों स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिल सकती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा गया है, नेम द ओर ऑफ K2Cr2O7 एंड KMnO4। मीन K2Cr2O7 जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, और KMnO4 जो कि पोटेशियम परमैग्नेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट, इन दोनों के ओर्स के बारे में आपको बताना है कि इनके ओर का क्या नाम है, मीन इनको किस ओर से उनको ऑब्टेन किया जाता है। तो हमने थ्योरी में पढ़ा है यहाँ पर इसके प्रिपरेशन में कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसको आप क्रोमाइट ओर से ऑब्टेन करते हैं, और क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास FeCr2O4। ये क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला है।
इसके अलावा अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट की बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट को आप ऑब्टेन करते हैं पायरोलुसाइड से, और पायरोलुसाइड का फॉर्मूला होता है MnO2। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इनके और के नाम लिख सकते हैं, और के नाम पूछेगा हमने यहाँ पर साथ साथ फॉर्मूला भी लिखकर दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों के जो ऑक्सीडेशन नेचर है और इनकी प्रिपरेशन की जो रिएक्शन है आपको दोनों ही लर्न करनी होगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन गिवन है Fe +2 MnO4 -2 प्लस H पॉजिटिव। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, Fe को दिया हुआ है और एसिडिक मीडियम में यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन लिखा है। तो जब आप पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, आयरन लेते हैं, तो वो क्या होता है, आयरन Fe+2 जो होगा वो Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसके बाद दूसरी इक्वेशन यहाँ पर थी MnO4 H2O एंड I नेगेटिव। यहाँ पर ये पोटेशियम परमैंगनेट का न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखा रखी है। तो यहाँ पर जब आप आयोडीन को न्यूट्रल या फिर बेसिक मीडियम में ऑक्सीडाइज कराते हैं तो ये क्या होता है, आयोडेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इक्वेशन को आप याद रखेंगे। इक्वेशन आपको इतनी ही दी जाएगी, आपको ये पूरी कंप्लीट करनी होगी। आपको याद रखना होगा कि न्यूट्रल मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में जो आयोडीन होता है वो आयोडेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरीके से पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में जो Fe+2 होता है वो Fe+3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है ये पूछा गया है, और साथ साथ यहाँ पर इसका कोई एग्जांपल भी आपको देना है। ये इक्वेशन क्लास 11 में भी आती है और यहाँ पर भी दी हुई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्रपोर्शनेशन इज अ रिएक्शन वेयर द सिंगल एलिमेंट इज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस टू प्रोड्यूस 2 और मोर डिफरेंट प्रोडक्ट। मीन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होगी जहाँ पर एक सिंगल एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा और रिड्यूस भी हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है 3MnO4 -2 4H पॉजिटिव 2MnO4 नेगेटिव MnO2 + 2H2। यहाँ पर मैग्नेट आयन गिवन है MnO4 -2 जो कन्वर्ट हो रहा है एसिडिफिकेशन पर मैग्नेट आयन में, पर मैग्नेट आयन में और मैग्नीज डाइऑक्साइड में। अगर हम यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो यहाँ पर इसकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 6, और MnO4 नेगेटिव में देखते हैं तो यहाँ पर आती है 7, और MnO2 में देखते हैं तो यहाँ पर आती है 4। मीन यहाँ पर तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि अगर हम इसको देखते हैं MnO2 में तो ये रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर एक ही कंपाउंड जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और दूसरी कंडीशन में वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होकर आ रहा है एक एलिमेंट। तो जब भी कहीं पर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए, रिड्यूस भी जाए, तो उसको आप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रीजन यहाँ पर देना होंगे। पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है ट्रांजिशन मेटल एंड दियर कंपाउंड्स आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं और जो उनके कंपाउंड्स हैं ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक नेचर के क्यों होते हैं, तो हम यहाँ पर आंसर दे सकते हैं बिकॉज दे हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन दियर ऑर्बिटल्स। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, सभी में क्या होता है, डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। मीन कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होगा। जब डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा इट मीन्स उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है सब में क्या होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएंगे। अब जिनमें पेयर्ड होते हैं वे क्या होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। जैसे हमारे पास Zn होता है, Cd होता है, Hg होता है, इन सभी में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन सभी में क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये कंप्लीटली फिल्ड इसमें ऑर्बिटल्स होंगे और ये सभी डायमैग्नेटिक नेचर के होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे बी लिया है, और बी क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है ट्रांजिशन मेटल्स एग्जाइबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रीजन है, यहाँ पर रीजन बताना है आपको। तो ट्रांजिशन मेटल एग्जाइबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन बिकॉज ऑफ द स्मॉल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। मीन जो n-1d ऑर्बिटल्स है, मीन आउटर शेल से पहले वाले जो d ऑर्बिटल्स है, और जो ns ऑर्बिटल्स है आउटर शेल के, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो d ऑर्बिटल में फिल होता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, s ऑर्बिटल में फिल होते हैं। इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है, बहुत ही कम है। जब बहुत ही जहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं।
बॉन्डिंग में दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे मीन एस ऑर्बिटल के, तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे ही, और डी ब्लॉक के मतलब कि जो डी ऑर्बिटल्स के जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं ये भी क्या होंगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, याद रखेंगे आप जब भी आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आएगा तो आप ये बताएंगे स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होगा, और स्मॉल एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ सेल मीन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो n-1d के भी और ns के भी, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में कहा है इन विच इन द फॉलोइंग आयंस, यहाँ पर कुछ आयंस गिवन है जैसे Mn पॉजिटिव 3 और हमारे पास V पॉजिटिव 3, Cr पॉजिटिव 3, Ti पॉजिटिव 3, सभी का आगे एटॉमिक नंबर भी गिवन है। Mn का 25 है, वेनेडियम का 23 है, क्रोमियम का 24, टाइटेनियम का 22, यहाँ पर सभी के यहाँ पर ऑक्सीडेशन के एटॉमिक नंबर भी गिवन है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच आयन इज मोर स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन, कौन सा एक्वा सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल है। विच आयन हैज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा कलरलेस है, और किस में जो है वो सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, आंसर देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सभी का कॉन्फ़िगरेशन करके देखना पड़ेगा। तो पहले कर लेते हैं हम सभी का कॉन्फ़िगरेशन। जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करने पर Mn मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है हमारे पास ये लास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d5 4s2, लेकिन अगर हम Mn पॉजिटिव 3 का करेंगे तो ये 3d4 बन जाएगा। इस तरीके से वेनेडियम 23 का करेंगे तो V पॉजिटिव 3 आयन की स्टेट में ये 3d2 हो जाना है, क्रोमियम में बन जाएगा 3d3। इसके बाद जो हम देखते हैं यहाँ पे टाइटेनियम 22 का, तो टाइटेनियम 22 का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Ti पॉजिटिव 4 में तो यहाँ पर D0 कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कौन सा एक्वस स्टेट में जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं क्रोमियम की, तो Cr पॉजिटिव 3 जो है वो एक्वस स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल है। क्यों, इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से, और यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो D3 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ रहा है। तो D3 कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं तो ये T2-3G कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से जितने भी होते हैं, अगर आपने एफ ब्लॉक पढ़ा, सॉरी अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा हो तो डी ब्लॉक जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो T2G और दूसरा EG ऑर्बिटल्स में। और अगर T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या है T2-3G कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, यहाँ पर T2G3 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा ये स्टेबल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। इसी का भी सेकंड पार्ट का है विच आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जो खुद रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं Mn पॉजिटिव 3, ये क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये रिड्यूस हो जाता है किसमें Mn पॉजिटिव 2 में हो जाता है, और जब ये Mn पॉजिटिव 2 में पहुंचेगा तो ये क्या होगा D5 कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और D5 कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है कि D5 कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये Mn पॉजिटिव 2 क्या होता है Mn पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन खुद तो रिड्यूस हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया, और जो खुद रिड्यूस हो जाते हैं इट मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आसानी से बन जाता है, क्यों, क्योंकि Mn पॉजिटिव 2 आने पे क्या होगा इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन से Mn पॉजिटिव 2 में ये आसानी से कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर सी आ जाता है विच आयन इज कलरलेस। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो Ti पॉजिटिव 4 क्या होता है कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन D0 आया था, D0 होने की वजह से इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा कलरलेस हो जाए। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब इसमें ये पूछा गया था कौन सा आयन जो है वो कलरलेस था। तो कलरलेस के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी आयन हैं Ti को छोड़कर सभी क्या है कलर्ड है, क्योंकि सभी में क्या होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जबकि यहाँ पर Ti पॉजिटिव 3 में अगर हम देखते हैं यहाँ पर 3D1 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और यहाँ पर ये कलर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था कौन सा कलरलेस है, तो यहाँ पर जो टाइटेनियम है वो क्या होता है कलरलेस होता है।
इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है विच आयन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। कौन से आयंस में सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे सभी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था सभी का, तो हमने यहाँ पर जैसे Mn का हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था, यहाँ पर Mn पर डिग्री का 3d4 आ गया था। तो अगर हम यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स में इनको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे तो यहाँ पर क्या होंगे 4 के 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ऑर्बिटल्स को जब हम बनाएंगे तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, आपने देखा होगा डी ऑर्बिटल्स में इस तरीके से 5 बॉक्सेस बनाते हैं। और जब हम इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो यहाँ पर सभी में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पहले जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होंगे, सबके सब क्या होंगे, अनपेयर हो जाएंगे। 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। जबकि वेनेडियम में अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वेनेडियम में कॉन्फ़िगरेशन 3d2 हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ऑर्बिटल में इसको फिल करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जाए है ना, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, अनपेयर होंगे। तो यहाँ पर 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम क्रोमियम की तरफ देखते हैं तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर 3d3 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। 3d3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि अगर आप इनको डी ऑर्बिटल्स में दिखाने लगें तो डी ऑर्बिटल में दिखाने के लिए आपको भी यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर फिल करेंगे। और तीनों ही क्या है, यहाँ पर ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 4 है ऊपर, और है ना यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। अभी एक आयन और बचा है हमारे पास, टाइटेनियम। तो टाइटेनियम में हम इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं Ti पॉजिटिव फॉर्म में। तो Ti पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, जिसकी वजह से जो टोटल जो सबसे ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे वो Mn में आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा गया है, देखिए, A transition metal doesn't have variable oxidation state in its compound। जो ट्रांजिशन मेटल है इसमें आपको नेम द फॉलोइंग, किसी एक एलिमेंट का नाम बताना है, एक ऐसा ट्रांजिशन मेटल बताना है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ऐसा एक ही होता है हमारे पास स्कैंडियम। स्कैंडियम क्या होता है, ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। और ये एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करता है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, वो होती है +3। बाकी अगर ये पूछ जाए कि डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट है, अगर पूछा जाए कि डी ब्लॉक के कौन सा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट ना आए, डी ब्लॉक के एलिमेंट को पूछा जाए तो फिर आप वहाँ पर Zn को भी लिख सकते हैं, क्योंकि Zn भी क्या होता है, सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर पूछा गया है कि ट्रांजिशन मेटल के बारे में पूछा जाए तो ट्रांजिशन मेटल में Zn तो आता ही नहीं। Zn जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं माना जाता। क्यों नहीं मानते उसे, क्योंकि उसको कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, जिसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो। तो Zn में तो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए साफ को ट्रांजिशन नहीं मानेंगे। ट्रांजिशन माना जाएगा यहाँ पे स्कैंडियम को। स्कैंडियम में क्या है, यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है और s ऑर्बिटल के भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि क्या होता है, सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है बी वाला, और यहाँ पे बी में पूछा गया एक कंपाउंड इन विच ट्रांजिशन मेटल इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है, कंपाउंड का नाम आपको बताना है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जहाँ पर ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। तो अगर सिर्फ एलिमेंट पूछा जाए तो एलिमेंट के बारे में आप बता देंगे, मैग्नीज होगा। मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है, मीन +7 रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नीज का कंपाउंड पूछा है, तो मैग्नीज का कंपाउंड क्या हो जाता है यहाँ पर, KMnO4। पोटेशियम परमैग्नेट जो होता है, यहाँ पर अगर हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 7 आती है। इसके अलावा आप दूसरा कंपाउंड भी ले सकते हैं कोई Mn का, जैसे हम ले सकते हैं Mn2O7 भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 7 होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया और यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए कौन से और का यूज़ करते हैं। तो ये पहले भी आया था, क्रोमाइट और का आप यूज़ करते हैं। क्रोमाइट और होता है हमारे पास FeCr2O4। तो क्रोमाइट और का यूज़ आप कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर क्या पूछा है, कहा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करके बताना है, रीजन बताना है क्यों ऐसा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है Zn +2 सॉल्ट आर कलरलेस। मीन जितने भी Zn +2 सॉल्ट है ये क्या है, कलरलेस है। तो कलरलेस क्यों है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा बता सकते हैं D10 कॉन्फ़िगरेशन है, और D10 कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सभी पेयर्ड होते हैं।
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन Zn पॉजिटिव टू आर कलरलेस। इसके अलावा Zn के अलावा Cd जो होगा वो भी कलरलेस होगा और Hg जो होता है ये भी कलरलेस ही होता है, क्योंकि यहाँ पर किसी में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कॉपर हैज़ एक्सेप्शनली पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। मीन जो कॉपर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ होता है। तो ये पूछा गया पॉजिटिव वैल्यू के साथ में क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसका रीज़न लिख सकते हैं, ड्यू टू हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है काफ़ी हाई होती है। इसके अलावा लो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इसमें जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ये दो रीज़न यहाँ पर लिखे जा सकते हैं कॉपर के पॉजिटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होने के रीज़न में। आप दोनों रीज़न को लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया सिल्वर एटम हैज़ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट्स ग्राउंड स्टेट। सिल्वर एटम में क्या होता है, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, कब, ग्राउंड स्टेट में। येट इट इज रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, फिर भी आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट मान लेते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों माना जाता है इसे, जबकि ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है। लेकिन आप याद रखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट आप उन सभी को कह सकते हैं जहां पर डी ऑर्बिटल्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, चाहे वो उसकी ग्राउंड स्टेट में हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो अगर हम यहाँ पे बात सिल्वर की कर रहे हैं तो सिल्वर में क्या होता है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में इसमें इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आ जाता है। मीन जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट की कंडीशन में मीन +2 जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तब ये अपना यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है इनवर्ट वैल्यू ऑफ Mn पॉजिटिव टू Mn पॉजिटिव 3 to Mn positive 2 couple is much more than Cr positive 3 Cr positive 2। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसका Mn पॉजिटिव का वो क्रोमियम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों, अगर हम यहाँ पे रीज़न देखते हैं तो रीज़न दो तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इससे। रीज़न क्या है, रीज़न में यहाँ पे बताया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो Mn जब +3 से +2 में जाता है तो ये क्या होता है, इसका कॉन्फिगरेशन D4 से D5 हो जाता है। D4 से D5 हो जाए। अगर हम इसको वापसी में देखते हैं D4 से अगर इसको D5 से इसको D4 करना चाहे तो रिडक्शन होगा। तो Mn को क्या होगा, हाई एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने यहाँ पे लिखा है Mn हैज़ मच हायर एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। Mn को क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी जब ये D5 से D4 में कन्वर्ट होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर D5 क्या है, स्टेबल कॉन्फिगरेशन होता है। और जब भी आप स्टेबल से अनस्टेबल में जाते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्या होता है, Mn पॉजिटिव टू का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर पूछा गया आउट ऑफ Cu पॉजिटिव एंड Cu पॉजिटिव 2 विच आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड वाई। Cu पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव 2 में से कौन सा आयन है जो एक्वस कंडीशन में अनस्टेबल है, मीन स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है Cu पॉजिटिव आयन जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है किसमें, Cu पॉजिटिव और Cu में हो जाएगा कन्वर्ट। डिस्प्रोपोर्शनेट को अभी हमने पहले भी बताया था, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा दूसरा रेड्यूस हो जाएगा। जब हमने यहाँ पर लिया Cu पॉजिटिव क्या होगा, Cu पॉजिटिव 2 में और Cu में रिड्यूस हो रहा है। Cu पॉजिटिव 2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यहाँ पर, और Cu में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस होकर आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा है द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Cu पॉजिटिव 2, जो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है Cu पॉजिटिव 2 का, कंपेंसेंट फॉर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cu पॉजिटिव टू Cu पॉजिटिव 2, वो प्रोवाइड कर दी जाती है उस एनर्जी के लिए जिससे ये Cu पॉजिटिव 2 से क्या होता है, Cu पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो Cu पॉजिटिव जो होता है वो ईजिली क्या होता है, एनर्जी गेन करके Cu पॉजिटिव 2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, अनस्टेबल है। जब भी Cu पॉजिटिव को अगर आप रखेंगे तो वाटर में मिलाने पर क्या होगा, एनर्जी गेन करेगा और गेन करने पर Cu पॉजिटिव और Cu में कन्वर्ट हो जाना है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ पर लिया हमने व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट गिव्स ए डार्क कलर कंपाउंड ए। जब भी आप MnO2 को KOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं KNO3 के प्रेजेंस में तो एक डार्क कलर का कंपाउंड ए बनाएगा। कंपाउंड ए
डिसप्रोपोर्शनेट इन एसिडिक मीडियम टू गिव ए पर्पल कंपाउंड। और जो कंपाउंड ए होगा ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा एसिडिक मीडियम में और कंपाउंड बी बनाएगा। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बी, जो एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है बी का वो ऑक्सीडाइज कर लेता है के को सी में। वेयर इज द एसिडिफाइड सॉल्यूशन, अगर इसका एसिडिफाइड सॉल्यूशन आप लें बी का ही तो क्या होता है के को डी में कन्वर्ट कर देते हैं। सभी को आइडेंटिफाई करना है ए बी सी डी में क्या क्या यहाँ पर लिए गए थे। तो इसके लिए हम पहले पूरी रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। तो पहले MnO2 को KOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। जब भी आप MnO2 को KOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में इसको अभी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडाइज यहाँ हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होगी क्या बना लेगा, K2MnO4 बनाता है, पोटेशियम मैग्नेट बनाता है। तो कंपाउंड ए जो होने वाला है हमारा K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट होगा। इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, आप इक्वेशन को भी यहाँ पर देख सकते हैं। इक्वेशन याद रखेंगे, ये प्रिपरेशन में आती है पोटेशियम पर मैग्नेट के, तो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी स्टेप में अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरी स्टेप में कहा था K2MnO4 जो है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है। तो K2MnO4 एसिडिक मीडियम में क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर लेता है। ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ साथ किसमें हो जाएगा, KMnO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हम यहाँ पे इसके आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं। इसलिए हमारा कंपाउंड जो बन के आने वाला है वो क्या बनेगा, यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट बनेगा। तो ये हमारी बी की वैल्यू हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन इसका तीसरा पार्ट और देखते हैं। इसमें कहा था कि जो KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन है वो क्या इस अगर रिएक्शन करता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या है, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या करता है, आयोडीन को क्या करता है, आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन एल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज I2 आयोडेट, ये क्या होता है, उसको आयोडेट में कन्वर्ट कर देगा। इक्वेशन कुछ इस तरीके से होगी। तो हमारा जो कंपाउंड है आयोडेट ही हमारा सी कंपाउंड होगा। तो पोटेशियम की बात चल रही तो पोटेशियम आयोडेट हमारा सी कंपाउंड यहाँ पर बन जाएगा। अभी 4 पार्ट भी है जहाँ पर एसिडिक मीडियम से KMnO4 की रिएक्शन कराई थी। अगर KMnO4 को आप लेते हैं एसिडिक मीडियम में और जब आप कैसे KI से रिएक्शन कराते हैं, तो अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं तो जो KI क्या होगा, ये आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होने वाला जो डी प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या होगा, I2 यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर अगर हम यहाँ पे देख लें तो फाइनल आंसर हमारे कुछ इस तरीके से बन के आ जाते हैं। ये हमारे ABCD की वैल्यू हो जाएगी जो यहाँ पर इन रिएक्शंस में बने हैं। तो आपको एग्जाम में सिर्फ आइडेंटिफाई करके आपको ये लिखने के होंगे, जरूरी नहीं आपको ये ऊपर वाली थ्योरी लिखनी होगी, आपको ऊपर वाली थ्योरी नहीं लिखनी होगी, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा। कभी कभी रिएक्शंस वगैरह पूछ ली जाती है तो आप रिएक्शंस को याद कर लेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जहां पर हमने स्टार्टिंग 15 क्वेश्चन कवर किए। आगे के 15 क्वेश्चन जो है वो पार्ट सेकंड में आपको मिल सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप ऊपर दिए गए आई बटन से भी वीडियो को देख सकते हैं।